एमए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी की क्लास में आज मैं सभी का स्वागत करता हूं। मुझे सबसे पहली बात, मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। समय समय पर जो हमने आपको जो रीडिंग मटेरियल भेजा और साथ साथ जो हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आए उसको भी आप देख रहे होंगे, उसको आप सुन रहे होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट मार्क्सिज्म अर्थात मार्क्सवाद और समाजवाद के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जो मार्क्सवाद ये शब्द है ये कार्ल मार्क्स के नाम से जुड़ा हुआ है। द वर्ड मार्क्सिज्म इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विचारधारा व्यक्त किया गया उसको समाजवाद के नाम से भी कहते हैं और साथ साथ मार्क्सवाद भी कहते हैं। लेकिन अगर दोनों को हम मिला दें, मार्क्सवादी समाजवाद, अगर दोनों शब्दों को हम मिला दें तो उसका प्रभाव कुछ और हो जाता है। तो मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों भिन्न नहीं हैं। मार्क्स ने जो विचार व्यक्त किए थे समाजवाद के विषय में और जिस प्रकार का उनका एक अलग प्रकार का समाजवादी विचारधारा थी, उसी को ही कहा गया मार्क्सवादी समाजवाद। और ऐसा नहीं है कि जो मार्क्स ने कहा समाजवाद के विषय में वो अद्भुत कहा या वो सबसे पहली बार मार्क्स ने ही कहा, ऐसी बात नहीं है। मार्क्स के ऊपर उसके पूर्ववर्ती विचारकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए जो फ्रांस के जो विचारक हैं जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट, ये तीन ऐसे विचारक हैं जिनका मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ ब्रिटेन के भी समाजवादी विचारक हैं, विशेष रूप से सेंट साइमन जो समाजवादी विचारक हैं ब्रिटेन के, उनके विचारों से भी मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित था। केवल इतना ही नहीं, मार्क्स के ऊपर और भी व्यापक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन यहाँ बात ये जानने वाली है, जैसा हमने भी कहा, कि समाजवाद के विषय में मार्क्स इज परहैप्स नॉट द फर्स्ट स्पोक्समैन, ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ही इज नॉट द फर्स्ट आइडियोलॉग टू ड्वेल ऑन द नोशन ऑफ सोशलिज्म। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मार्क्स का जो समाजवाद है और जो पहले का समाजवाद था, 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो समाजवाद है, उसमें क्या अंतर है? मार्क्स का समाजवाद और मार्क्स के पूर्ववर्ती जो समाजवादी विचारक थे उन दोनों में क्या अंतर है? लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा मार्क्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स was born in the year 1818 and he died in the year 1889। 1818 में उनका जन्म हुआ था और 1889 में उनकी मृत्यु हुई थी। He was a Jew by birth, but his parents adopted the Protestant Christianity as a religion। ये जन्म से यहूदी थे, लेकिन इनके पिता ने, जब ये बहुत छोटे थे, मार्क्स लगभग 6 या 7 वर्ष के रहे होंगे, उसी समय उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को अपना लिया एक धर्म के रूप में। लेकिन फिर भी मार्क्स हैड स्टडीड वेरी डीपली अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ज्यूज, और इसीलिए उसकी कृति भी है ऑन द क्वेश्चन ऑफ ज्यूज, है ना, अर्थात ज्यूज के समस्या पर एक निबंध है ना, ऑन द क्वेश्चन ऑफ ज्यूज। तो ये तो इसका आरंभिक ये काल था कि वो एक यहूदी था, लेकिन बाद में उसका धर्म परिवर्तन हो गया, उसके माता पिता ने धर्म बदल दिया। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन राइट फ्रॉम द वेरी बर्थ। वो जन्म से ही बहुत कुशल, बहुत ही कुशाग्र और बुद्धिमान व्यक्ति था। एट अ यंग एज ही गैदर्ड लॉट ऑफ फेम। जब बहुत छोटा था उसी समय इसको काफ़ी ख्याति प्राप्त हो गई, बिकॉज ही यूज्ड टू क्वेश्चन अबाउट मेनी थिंग्स दैट ही सॉ इन हिज लाइफ। अपने जीवन में, समाज में, अर्थव्यवस्था को, लोगों के व्यवहार को जो देख रहा था, उसको देखकर वो थोड़ा सा उद्वेलित भी होता था और इस तरह से वो तीखे प्रश्न भी किया करता था। ही वॉज समथिंग लाइक अ प्लेटो जिस प्रकार से अपने युग में एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और वो लगभग
बहुत सारी बातों पर प्लेटो ने मंथन किया, विचार विमर्श किया। उसी प्रकार से मार्क्स ने भी इतना ज़्यादा विचार विमर्श और मंथन किया। लेकिन देयर इज़ अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड बिटवीन मार्क्स, है ना। तो हमें यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि प्लेटो का बहुत बड़ा प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा था। नहीं, प्लेटो इज़ नॉट इन द पिक्चर, है ना, क्योंकि प्लेटो का दर्शन बहुत भिन्न प्रकार का है और मार्क्स का दर्शन बहुत ही अलग प्रकार का है। ये जो मार्क्स थे, ही वांटेड टू बिकम अ टीचर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। वो जर्मनी के किसी भी विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक बनना चाहते थे, लेक्चरर बनना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी, यू कैन से अ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन। ही वॉन्टेड therefore to take up an assignment as a lecturer or as a professor in some university of Germany। लेकिन उसको मिला नहीं, उसको ये स्थान मिला नहीं, उसको ये पद नहीं मिल पाया, दो ही वॉज फुली क्वालिफाइड, क्योंकि उसने बहुत यंग एज में ही, लगभग उसने 23 साल की आयु में ही, जस्ट एट अ स्मॉल एज ऑफ 23 ईयर्स ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट। उसने PhD की डिग्री प्राप्त कर लिया था। और उसकी जो थीसिस थी वो थी कि द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेटिक्स एंड एपिक्यूरस, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेटिक्स एंड एपिक्यूरस। तो अर्थात ये उसका बड़ा थॉट प्रोवोकिंग ये अध्ययन था। काफ़ी उसने गहराई से उसमें अध्ययन किया था और उस बेसिस पर उसको इस थीसिस के आधार पर उसको PhD की उपाधि प्राप्त हुई थी। So he got the PhD at a very young age, and therefore he desired to become a professor in a university of Germany। लेकिन हो नहीं पाया, और उसका मूल कारण ये था कि फ्यूरबैक और ब्यूर, दो ऐसे उस समय के बड़े महान दार्शनिक थे मार्क्स के समय में, फ्यूरबैक और ब्यूर, जो मार्क्स के बहुत बड़े समर्थक थे, सहानुभूति रखने वाले थे। भले ही मार्क्स ने उनके साथ काम नहीं किया, कोई विचार उनका नहीं, उन्होंने कोई शेयर किया, कोई मिलकर कोई साहित्यिक रचना नहीं किया, लेकिन बट फ्यूरबैक वॉज वेरी मच, यू कैन से, इम्प्रेस्ड बाय द टैलेंट और बाय द इंटेलिजेंस ऑफ मार्क्स। और ब्यूर भी था जो एक बहुत बड़ा विद्वान था। इस वजह से he was not allowed to move further, he was not allowed to grow, मार्क्स, है ना, क्योंकि वो व्यवस्था के विरुद्ध अधिकांश बातें करता था, चाहे फ्यूरबैक हो, चाहे ब्यूर हो, चाहे मार्क्स हो। ये सब लोग एस्टैब्लिश्ड जो डिस्पेंसेशन था, अर्थात जो उस समय की जो सरकार थी या व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध बोलने वाले लोगों में से थे वो मार्क्स। और इनके सभी समर्थक लोग व्यवस्था के कटु आलोचक भी थे। इसलिए he got disappointed when he was not offered a teaching assignment in any university of Germany। बाद में he went to England, बाद में ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में भी वहाँ पर काफ़ी समय तक इन्होंने अध्ययन किया और लगभग ये फिर अपने मृत्यु पर्यंत वो वहीं पर ही रहे, इंग्लैंड में ही रहे। इससे पहले वो फ्रांस चले गए थे, पेरिस चले गए थे, लेकिन पेरिस में ज़्यादा दिन वो नहीं रह पाए। एक वहाँ पर एडिटर, एक पुस्तक के, एक न्यूज़पेपर के वो संपादक बन गए थे। He became an editor to a newspaper, but that newspaper also had to be closed down because of his anti-establishment views। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे एज एन एडिटर और एज एन आई मीन और गोइंग बाय हिज डिज़ायर टू गेट अप ए टीचिंग असाइनमेंट, इसलिए बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अल्टीमेटली ही केम ओवर टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जब वो आए, लंदन में रहे, बहुत समय तक रहे। देयर ही केम इनटू द कंपनी ऑफ एंजल्स। Engels, as you know, you might have heard, you might have studied that he was a businessman, he was an industrialist, he was a very moneyed person, he was a very prosperous person, बहुत धनिक वो व्यक्ति था। लेकिन देखिए विरोधाभास क्या था। मार्क्स जो बात कहता था पूंजीपतियों के विरुद्ध कि पूंजीपति ही शोषण के मूल कारण होते हैं, उसी पूंजीपति के साथ, उनमें से एक पूंजीपति के साथ मार्क्स की बहुत गहरी मित्रता हो गई, बहुत गहरी पार्टनरशिप हो गई। और इतनी गहरी वो पार्टनरशिप थी कि मार्क्स की मृत्यु पर्यंत ये चली। पहले तो मार्क्स का निधन हुआ 1889 में, और उसे कुछ वर्षों बाद एंजल्स का भी देहांत हो गया। बट थ्रू आउट देयर लाइफ दे रिमेन वेरी गुड फ्रेंड्स, और केवल अच्छे मित्र नहीं रहे। एंजल्स रोट अ लॉट अलॉन्ग विद मार्क्स, बहुत कुछ लिखा, और बल्कि इट विल नॉट बी हाइपरबोलिक टू से दैट वी कैन फाइंड एंजल्स नेम एसोसिएटेड with all Marx publications। मार्क्स के सभी
संपादनों में से अधिकांश संपादनों में, अधिकांश रचनाओं में एंजल्स का नाम जुड़ा है। और इसीलिए मार्क्स ने उसको बहुत ही, आप कह लीजिए कि एक बड़ा कृतज्ञता पूर्वक उसको संबोधन किया और उसने हमेशा कहा आवर व्यूज़, आवर आइडियोलॉजी, आवर ओपिनियन, अर्थात हमारी और एंजल्स की मान्यता, हमारे और एंजल्स का विचार विमर्श मंथन। तो अर्थात उसने हमेशा हमारे शब्द कहकर संबोधित किया पूरी दुनिया को, कि अर्थात ये केवल मार्क्स ही नहीं कह रहा है, उसके पीछे एंजल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे लिए कितना बड़ा सबक है, क्योंकि आज के समय में तो कोई भी अपनी उपलब्धियों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, भले ही दूसरों ने उसके साथ काफ़ी सहयोग किया हो, बट अल्टीमेटली द प्रैक्टिस इज दैट, द कॉमन प्रैक्टिस दैट नो वन ऑफ अस जनरली इज रेडी टू गिव एडिक्वेट शेयर टू द पर्सन हु हैज कोऑपरेटेड विद हिम। तो ये इसलिए इस माने में ये मार्क्स का बहुत बड़ा आपके लिए जेस्चर है, और ये दार्शनिकों का आप समझ लीजिए कि उनकी सच्चरिता के ऊपर ये संकेत देता है। अच्छा, अब मार्क्स ने देखिए कई सारे विषयों पर उसने विचार व्यक्त किए। केवल मार्क्स ही नहीं, जैसे हमने बताया एंजल्स भी साथ में था। मार्क्स ने की जो प्रमुख कृतियां हैं, बहुत सारी उसकी रचनाएं हैं, साथ में एंजल्स भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो 1848 में, ये बहुत ही लैंडमार्क, ये एक उसकी रचना थी, है ना, जो एंजल्स के साथ उसने लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इसी पुस्तक में उसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं, आरंभिक जो पंक्तियां हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स एंड यू हैव अ वर्ल्ड टू विन अबाउट, अर्थात दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जंजीरें ही हैं। तो इसलिए दीज बिकेम वेरी स्टरिंग लाइन्स, अर्थात ये झकझोर देने वाली बड़ी उत्तेजनापूर्ण ये पंक्तियाँ ये सिद्ध हुई, और इसी से ही कम्युनिटेरियन रेवोल्यूशन, अर्थात जो साम्यवादी जो क्रांति बाद में चली, वो इसी आप कह लीजिए इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पुस्तक और साथ साथ इसकी जो आरंभक पंक्तियाँ थीं उसका बहुत बड़ा योगदान था। बाद में मार्क्स ने कैपिटल नाम का भी पुस्तक लिखी थी, है ना, कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी थी जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई। तो कैपिटल अर्थात पूंजी जो प्रथम जो उसका आप कह लीजिए जो प्रथम संपादन था, जो फर्स्ट एडिशन था, पहला संस्मरण था, वो तो जब मार्क्स जीवित थे उसी समय हो गया था, अराउंड द ईयर 1867 और समथिंग लाइक दैट, 1867 के लगभग मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी कैपिटल यानी पूंजी, इसका वो प्रकाशन हो गया था। लेकिन बाद में आफ्टर हिज डेथ द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ हिज बुक कैपिटलिज्म वर ऑल्सो पब्लिश्ड। तो मृत्यु के बाद उसकी दोनों अन्य खंड भी प्रकाशित हो गए। उसके अतिरिक्त मार्क्स ने बहुत सारी अन्य पुस्तकों की भी रचना किया, बहुत सारे अन्य किताबों को लिखा है एंजल्स के साथ, जिसमें ऑन द जूविश क्वेश्चन है, जिसके बारे में अभी हमने बताया। अच्छा, द गोथा प्रोग्राम है, ये 2 इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसी तरह से एंजल्स ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी जिसमें मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ था। तो यहाँ में ध्यान रखने की बात है, बोथ वर वेरी प्रोलिफिक राइटर्स एंड वेरी यू कैन से अ वेरी इंटेंस आइडियोलॉग। दोनों बहुत ज़्यादा विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे अपने समय के, और केवल अपने समय क्या आज के समय में भी इनका नाम किसी से कम नहीं है। और साथ ही साथ इन दोनों ने बड़े बड़े साहित्यों की रचना किया था जो आज हमारे विषय को बहुत ज़्यादा समुन्नत करती हैं, समृद्धि की ओर ले जाती हैं। तो जैसे हम शुरू में बता रहे थे, मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ा है फ्रांस के राजविचारकों के द्वारा, फ्रांस के विचारकों के द्वारा, जिसमें हमने कहा ये चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक, है ना, और कैबेट, ये 3 ऐसे विचारक हैं, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक और कैबेट, जो फ्रांस के विचारक थे, और इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मार्क्स के ऊपर। साथ साथ सेंट साइमन जो ब्रिटेन के विचारक हैं, इनका भी समाजवादी विचारक है, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा मार्क्स के ऊपर। इसके अन्यत्र सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा, सबसे सर्वाधिक प्रभाव जो मार्क्स के ऊपर पड़ा वो हीगल का था। हीगल प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड मार्क्स एंड ही वॉज अ ग्रेट यू कैन से एडमायरर ऑफ हीगल एज वेल। मार्क्स हीगल का बहुत बड़ा अनुयायी था, उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी ये बात, इस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लिया जाए कि जो पहले के जो समाजवादी विचारक थे, जैसे अभी हमने
फ्रांस के विचारकों के बारे में बताया, या जो ब्रिटेन के विचारक हैं उनके बारे में, या इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ का भी बड़ा प्रभाव है, रिकार्डो का भी प्रभाव है, माल्थस का भी प्रभाव है मार्क्स के ऊपर। तो अर्थात लेकिन ये जितने पहले के जो समाजवादी विचारक हैं, समाजवादी और आर्थिक विचारक हैं, उसमें और मार्क्स के समाजवाद में क्या अंतर है। देखिए, जो समाजवादी विचारधारा विशेष रूप से फ्रांस के विचारकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, अर्थात जैसे चार्ल्स फोरियर है ना, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन है ना, कैबेट और रॉबर्ट ओवन, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, जो समाजवादी विचारक हैं, उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया उनको कहा जाता है विशेष रूप से यूटोपियन सोशलिज्म, अर्थात कल्पनावादी समाजवाद। इनको क्या कहा गया? इनको कल्पनावादी समाजवादी कहा गया। ये कल्पनावादी समाजवाद संबंधित विचार के रूप में इनको पहचाना गया। दे बिकेम नोन एज यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी विचारधारा तो प्रस्तुत किया, लेकिन वो कैसे थे? कल्पनालोकी थे। वो कल्पनालोक से तात्पर्य है केवल वो डे ड्रीमिंग तक ही सीमित थे, यूटोपियन थे, केवल आदर्शवादी थे। उनका व्यवहारिक जीवन से या व्यवहारिक धरातल पर उनका कोई लेना देना नहीं था। वो दार्शनिक स्तर पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका व्यवहारिक आधार कुछ भी नहीं था। इसलिए मार्क्स ग्रेटली फेल्ट डिससेटिस्फाइड कि विचार तो बहुत अच्छे दिए, चाहे वो चार्ल्स फोरियर हो, रॉबर्ट ये सेंट साइमन हो, रॉबर्ट ओवन हो, चाहे किसी के भी विचार हो, मार्क्स तो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन उसने देखा इसकी व्यवहारिकता नहीं है। इसलिए मार्क्स ने इन सभी के विचारों को ग्रहण किया, लेकिन उसने अपनी शैली में और अपनी विचारधारा में इसको बदलने का प्रयास किया। एक तो ये अंतर है। तो मार्क्स का जो समाजवाद है, जिसे मार्क्सवादी समाजवाद भी कहते हैं, वो समाजवाद यथार्थ है, वो धरातल से जुड़ा हुआ है, वो लोगों की सामाजिक आर्थिक संरचना से संबंधित है, लोगों की व्यवहारिक समस्या से संबंधित है, और उसका उद्देश्य समाज को परिवर्तन करना है, समाज का परिवर्तन करना है, लेकिन दार्शनिक आधार पर नहीं, व्यवहारिक आधार पर। तो अर्थात उसने इन चीज़ों का पता लगाने का प्रयास किया कि वर्तमान समाज को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इस समाजवाद को जनता के और निकट ला सकते हैं। जबकि पहले के जो समाजवादी विचारक थे वो अधिकांश स्वप्नलोकीय थे, कल्पना में भ्रमण करते थे, और उनका व्यवहार के धरातल पर कोई उनका औचित्य इसलिए नहीं था। अब दूसरी बात, जैसे हमने कहा भी, वो हीगल से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। संभवतः वो हीगल से सबसे अधिक प्रभावित था। हीगल से देखिए, थोड़ा सा हीगल के बारे में भी जान लें, किस चीज़ को लेकर बहुत प्रभावित था। हीगल ने इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ माना विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी द वर्ल्ड स्पिरिट, या जीस्ट, GEIST, जीस्ट, या वर्ल्ड स्पिरिट या विश्वात्मा। साधारण अर्थों में ले लीजिए आत्मा, है ना। अब ये आत्मा क्या है, ये वर्ल्ड स्पिरिट क्या है, ये जीस्ट क्या है? देखिए, ये जीस्ट या वर्ल्ड स्पिरिट, ये वो विवेकी तत्व है, अर्थात ये वो मस्तिष्क से जुड़ा तत्व है जिसे हमें रियलाइज करने की आवश्यकता, जिसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। हीगल ने कहा, ये दुनिया किसी एक डिवाइन प्लान से चल रही है। ये दुनिया जो चल रही है किसी दैवीय सिद्धांत के आधार पर चल रही है, दैवीय योजना के आधार पर चल रही है, और ये दैवी योजना मनुष्य के मस्तिष्क में निहित है। इसको व्यक्ति समझ सकता है, जैसे नेचुरल लॉ की पहले फिलॉसफी दी गई थी, है ना, विचारकों के द्वारा, लेकिन ये नेचुरल लॉ से थोड़ा भिन्न है। इसलिए उसे हीगल ने कहा, इस पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो विश्व चल रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? वो है कि द रिवलेशन ऑफ द डिवाइन फॉर्म, कि अर्थात अंततः ईश्वरीय जो योजना है वो कहीं ना कहीं जाकर पूरी तरह से प्रफुल्लित होने वाली है, प्रस्फुटित होने वाली है। और उसने कहा, जर्मनी इज द चोजन लैंड वेयर द गॉड्स और द डिवाइन विल इज अल्टीमेटली गोइंग टू अनफोल्ड। अर्थात जर्मनी वो देश है जहाँ पर ये ईश्वरी इच्छा अंततः साकार होने जा रही है। वो मानता था कि that the Germans they are the purest race of the world, और इसलिए चूंकि वहाँ पर
ये एक ईश्वरीय योजना धीरे धीरे अनफोल्ड कर रही है। ये इस योजना के अनुसार या अनुरूप जर्मनी एक निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ राज्य है, एक महाशक्ति की ओर जाता हुआ राज्य है। इसीलिए उसने कहा ये जो विचार है, ये जो मस्तिष्क है, ये जो आत्मा है, यही राज्य को या पूरे समाज को या विश्व को बदलने की प्रेरणा देती है। और इसी को ही कहता है इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि इट इज़ अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रीजन और द ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ द जीस्ट। अर्थात धीरे धीरे विश्व इस प्रकार की योजना को देखता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक दिन ये साकार होने वाली है। अर्थात जहाँ पर आत्मा अर्थात जो डिवाइन प्लान है या जो डिवाइन लॉ है या जो डिवाइन विल है वो कहीं ना कहीं अनफोल्ड करने वाली है। ये ऐसा विचार था। तो अर्थात विचार को लेकर, मस्तिष्क को लेकर या वो ईश्वरी इच्छा को लेकर ये बात कहता है। और इसीलिए उसने कहा ये डायलेक्टिकल प्रोसेस से आगे बढ़ती है। अर्थात ये जो ईश्वरी इच्छा है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस से ही आगे बढ़ती है, अर्थात द्वंद्व की प्रक्रिया से आगे बढ़ती है। अर्थात ईश्वर की इच्छा का जो अनावरण होता है वो एकाएक नहीं हो जाएगा कि अभी तक सामान्य था और एक दिन हम सुबेरे उठे तो हमने देखा कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया और स्वर्ग से फूल बरस रहे हैं और ईश्वर की हम वंदना कर रहे हैं, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राज्य। ऐसा नहीं है। वो कहता है ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस से ये बदलने वाली चीज़ है, डायलेक्टिकल प्रोसेस। देखिए मार्क्स इन सब चीज़ को पढ़ रहा है, वो देख रहा है कि हीगल कह क्या रहे हैं। तो हीगल ने जो कहा उसने कहा कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, अर्थात समाज में जो परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार का, अर्थात जो बौद्धिक परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे जनता को जो पता चल रहा है कि ईश्वरीय इच्छा का जो अनावरण होने वाला है हमारे जर्मनी में होने वाला है, यहीं पर एक दिन इसी जर्मनी को सत्ता के शिखर पर देखा जाएगा, द ग्रेट जर्मन एम्पायर के रूप में देखा जाएगा। कहता है ये एकाएक नहीं होगा, इसके पीछे द्वंद्व की प्रक्रिया शामिल होगी और उसमें क्या होगा, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद। अर्थात नए नए विचार आएंगे, उन विचारों को बदलने वाला कोई होगा, फिर एक कोई ऐसा विचार आएगा जो सबको समाहित करेगा और सबको साथ लेकर आगे चलेगा। तो अर्थात थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इस प्रकार से द्वंद्व की प्रक्रिया चलेगी। तो हीगल ने अपने दर्शन के लिए, अपने बौद्धिक दर्शन के लिए, अपने मस्तिष्क या आत्मा से संबंधित दर्शन के लिए उसने द्वंद्व के सिद्धांत का सहारा लिया। अब देखिए मार्क्स ने हीगल के सारे दर्शन को तो एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो मार्क्स के इस द्वंद्व के सिद्धांत से अधिक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया। मार्क्स ने द्वंद्व के सिद्धांत को अपनाया और उसने ये कहा कि हीगल ने जो द्वंद्व के सिद्धांत के आधार पर जो व्याख्या करी है, इतिहास की जो व्याख्या करी है, वो निश्चित रूप से सही है, लेकिन वो सिर के बल खड़ी है। उसने द्वंद्व का सहारा लिया, मार्क्स कहता है उसने द्वंद्व का सहारा लिया और द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हीगल ने जो बताया कि विश्व में इस प्रकार से परिवर्तन होंगे और एक दिन विश्वात्मा का प्रकटन होगा। तो कहता है द्वंद्व का सिद्धांत तो उसे ही कहता है, लेकिन कहता है कि जिस विश्वात्मा की बात करता है वो निरी काल्पनिक है। इट इज़ नथिंग बट अ सिंपल यूटोपियन, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्या? क्योंकि कहता है कि विश्वात्मा क्या है, ये मस्तिष्क क्या है, ये आत्मा क्या है। कहता है क्या इस व्यक्ति इस चीज़ को कोई देख सकता है? इस चीज़ को क्या कोई प्रत्यक्ष कोई इसका आकलन कर सकता है? हम क्या देख सकते हैं कि ये विश्वात्मा है, उतनी दूर है और हमारे पास इतना समय है हम उस विश्वात्मा को प्राप्त कर सकें? उसने कहा इसलिए ये असफल ये व्याख्या है। द्वंद्व का सिद्धांत सही है और इसलिए उसने द्वंद्व के सिद्धांत को हीगल से अपनाया और उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब देखिए जब द्वंद्व के सिद्धांत को अपनाता है मार्क्स, तो यहाँ पर वो कहता है यहाँ पर वो ये कह रहा है मार्क्स कि जो द्वंद्व का सिद्धांत है, इस द्वंद्वात्मक सिद्धांत के आधार पर वास्तव में इतिहासों में परिवर्तन होता आया है। इतिहास में जो मानवीय इतिहास है, कहता है इसमें जो सतत परिवर्तन होता आया है ये द्वंद्व की प्रक्रिया से आया है, लेकिन ये विश्वात्मा की अवधारणा के आधार पर नहीं, बल्कि ये भौतिक पदार्थ के आधार पर, भौतिक पदार्थ यानी आर्थिक पदार्थ के आधार पर इतिहास में निरंतर परिवर्तन होता आया है। जो इतिहास बदला है, जो विश्व बदला है, उसके पीछे डायलेक्टिकल प्रोसेस है। Therefore he says that the world is in fact
governed by the process of dialectical philosophy, but this dialectical philosophy is relevant only when seen in respect of materialism. अर्थात जो भौतिकवाद है, अर्थात जो पदार्थ है, उसी के संदर्भ में अगर इस द्वंद्व के प्रक्रिया को देखा जाएगा तभी वो उचित होगा, तभी वो सही होगा। लेकिन अगर आपने इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को आपने इस प्रकार की आपने अमूर्त और काल्पनिक विचारधाराओं से जोड़ दिया तो उस द्वंद्वात्मक का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मार्क्स ने हीगल से ये द्वंद्व का सिद्धांत अपनाया और उसने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का उसने किया। आर्थिक व्याख्या की जो इतिहास की जो आप कह रहे कि आर्थिक व्याख्या है उसने द्वंद्व के सिद्धांत पर किया। द इकोनॉमिक यू कैन से द हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ही डज ऑन द बेसिस ऑफ द डायलेक्टिकल थ्योरी। अब देखिए क्या उसने किया, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जो मार्क्स ने इस द्वंद्व के सिद्धांत को अपनाया हीगल से, उसने जिस प्रकार से जो व्याख्या किया इतिहास की, उस सिद्धांत को कहा जाने लगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अर्थात आर्थिक इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। अब देखिए ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, इसी व्याख्या को उसने द्वंद्व का जो सिद्धांत है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन तीन चीज़ों के स्थान पर के आधार पर किया। कहता है कि दिस ह्यूमन सोसाइटी कुड बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इस पूरे मानव इतिहास को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 5 भागों में। और कहता है ये जो विभक्त हम करेंगे मानव इतिहास को, ये भौतिक आधार पर करेंगे, वो आर्थिक आधार पर हम करेंगे, ये उत्पादन की शक्तियों के आधार पर करेंगे, ये उत्पादन के संबंधों के आधार पर करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहने तात्पर्य हम भौतिक आधार पर करेंगे। ऑन इकोनॉमिक बेसिस वी आर गोइंग टू एनालाइज द हिस्टोरिकल यू कैन से मटेरियलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर और द इकोनॉमिक फैक्टर। कहता है कि जो सबसे पहला स्वरूप है इतिहास का, मानव इतिहास जो सबसे पहले आगे बढ़ता है वो है आदिम अवस्था। आदिम अवस्था यानी प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम अवस्था द प्रिमिटिव सोसाइटी। अब देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी क्या था, कहता है प्रिमिटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है, आदिम अवस्था वो अवस्था थी जो एक प्रकार से साम्यवादी अवस्था थी। साम्यवाद अर्थात जहाँ सब लोग समान थे, जहाँ पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं था, जहाँ पर कोई धनी या निर्धन नहीं था, पूरा समाज एक प्रकार से था, एक रूप समाज था, सब एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पूरा एक सामुदायिक जीवन था। It was a uniform society, it was a communitarian society where each and every individual was living with one's fellow beings without exploiting any one of them। कहीं पर कोई भेदभाव नहीं था, कहीं पर भी कोई उत्पीड़न नहीं था उस आदिम अवस्था में, इसलिए वो साम्यवादी अवस्था थी। मार्क्स सेज दैट दिस वर्ल्ड स्टार्टेड एज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये पूरे विश्व का जो उद्भव हुआ या जो ये चलना शुरू हुआ मानव समाज, ये आदिम अवस्था के आधार पर एक आदिम व्यवस्था थी, उसी आधार पर ये समाज आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो कहता है ये थीसिस थी, अर्थात ये जो आदिम अवस्था थी वो एक प्रकार से थीसिस थी, अर्थात वाद की स्थिति थी। कहता है वाद वो स्थिति, अब देखिए वाद और प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति बताता है वो उसको एग्जाम्पल देता है गेहूं के बाली से, यानी गेहूं के पौधे से, है ना, साथ साथ दोनों चीज़ समझते जाइएगा। तो देखिए जो गेहूं का पौधा है वो जब लगाया जाता है वो एक बीज के रूप में होता है। जब बीज बोया जाता है जब बीज बोया जाता है खेत में, उस समय वो बहुत सरल अपनी अवस्था में रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, वो मात्र एक बीज होता है, एक निरीह बीज होता है। उसी प्रकार से आदिम अवस्था भी एक बहुत ही सरल अवस्था थी, उसमें कहीं पर भी अंतर्विरोध नहीं था। लेकिन कहता है ये आदिम अवस्था जब कुछ सालों तक आगे चली, कुछ वर्षों तक कह लें, कुछ शताब्दियों तक जब आगे चली, तब धीरे धीरे इसमें अंतर्विरोध उत्पन्न होना आरंभ हो गए, अंतर्विरोध उत्पन्न होना आरंभ हो गए। यानी अंतर्विरोध का मतलब है कि अर्थात उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस उत्पन्न होना शुरू हो गए। कॉन्ट्रडिक्शंस अर्थात जब गेहूं का बीज जमीन में लगाया जाता है, बोया जाता है, तो कुछ समय बाद उसमें बाली आने लगती है, यानी प्रस्फुटित होने लगती है।
वो निकलने लगता है, उसका बीज फूटने लगता है, बीज सड़ने लगता है और उसके आधार पर उसके स्थान पर एक नया एक स्वरूप आ जाता है। बीज अपने एक दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और उसका जो मूल स्वरूप है वो सड़ जाता है। इसका कहता है अंतर्विरोध। कहता है वो अंतर्विरोध से आगे बढ़ता है। बीज भले ही सड़ गया हो, लेकिन जो उसने अंतर्विरोध अपने आप में उत्पन्न किया उससे वो आगे बढ़ा, अर्थात प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो इसलिए कहता है वो कहता वो एंटीथीसिस है, प्रतिवाद है। कहता है इसी तरह से जब साम्यवादी अवस्था में कुछ समय बाद अंतर्विरोध उत्पन्न होना शुरू हो गए तो कहता है उसमें प्रतिवाद की स्थिति हो गई। कहता है ये जो अंतर्विरोध है ये किस रूप में आया? कहता है ये दास अवस्था में आया। अंतर्विरोध जो नया, जो कहता है जैसे जैसे अंतर्विरोध उत्पन्न होता गया वैसे वैसे एक नए समाज का सृजन होता चला गया, अर्थात दास अवस्था आने लगी। दास अवस्था क्या थी? दास अवस्था ये थी जहाँ पर कुछ लोग अधिक शक्तिशाली हो गए थे, उनके कबीलों के वंश अधिक शक्तिशाली हो गए थे, वो योद्धा थे और धीरे धीरे उन्होंने दूसरे कबायली समूहों पर, झुंडों पर आक्रमण करना शुरू किया और उनके ऊपर कब्जा या आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो कहता है ये दास अवस्था हो गई। तो अर्थात जहाँ पर कुछ लोगों ने समाज के बहुत बड़े भाग को दास बना लिया। कहता है ये अंतर्विरोध है, अर्थात एक समाज जो साम्यवादी व्यवस्था से उत्पन्न होता है, एक सरल समाज से उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसमें अंतर्विरोध प्रकट होने लगते हैं और ये अंतर्विरोध ले जाता है उस समाज को एक दास अवस्था की ओर ले जाता है। और दास अवस्था में कुछ लोग स्वतंत्र होते हैं और अधिकांश समाज दास हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। कहता है ये अंतर्विरोध है। फिर कहता है इसका एक तीसरा स्वरूप आता है, कहता है सामंतवाद। कहता है सामंतवाद, कहता है ये जो सामंतवाद है, ये सामंतवाद ऐसा है कि अर्थात इसमें पुराने जो समाज के जो पद्धतियाँ थीं, अर्थात जो दास अवस्था में थी, ये परिवर्तित हो जाती है एक व्यापक समाज में, अर्थात सामंत व्यवस्था में। सामंत व्यवस्था क्या होती है? अर्थात फ्यूडल सिस्टम। सामंत व्यवस्था वो होती है कि जहाँ पर यही कुछ लोग जो शक्तिशाली लोग थे अब बड़े बड़े ज़मींदार हो जाते हैं, बड़े बड़े तालुकेदार हो जाते हैं, बड़े बड़े पटवारी हो जाते हैं, जिनके पास भूखंडों के वो स्वामी हो जाते हैं। और इसलिए अब जो यहाँ पर जो अंतर्विरोध पैदा होता है, अब ये जो दास थे वो और भी ज़्यादा आप कह लीजिए उनको थोड़ा सा मुक्ति मिली। पहले के दासत्व से और बाद के दासत्व में थोड़ा सा अंतर जरूर आ जाता है, क्योंकि पहले तो वो व्यक्तिगत दास हुआ करते थे, वो बॉन्डेड लेबरर्स हुआ करते थे दास अवस्था में। लेकिन बाद में जब सामंत व्यवस्था आती है तो इन दासों की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और वो बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों में, फिर खेत खलिहानों में काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा मुक्ति दिखती है, ज़्यादा उनको स्वतंत्रता दिखती है, लेकिन अंततः वो दास ही रहते हैं। फिर कहता है कि ये जो स्थिति है, अगली स्थिति कहता है फिर ये आएगी, ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, अर्थात डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट कहता है, उसे कहता है अर्थात सर्वहारा का अधिनायकवाद। इससे पहले नहीं, इससे पहले एक स्थिति और आती है, वो पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटल स्टेट। सामंतवाद के बाद, फ्यूडल सोसाइटी के बाद, फ्यूडल सिस्टम